साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम लोग जो है पुनः जो है उसी कड़ी को स्टार्ट करेंगे जो कि पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था, अक्षांश एवं देशांतर। उसके तहत आज हम लोग जो है भाग दूसरे के तहत जो है उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लोब हम लोग पढ़ रहे थे, ग्लोब के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके आगे हम जस्ट चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। देखिए हमने ग्लोब को पहले ही बना दिया है, कुछ इसमें महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। इस बात को आप लोग समझिए कि कुछ इसमें महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। उन रेखाओं में बात करें तो खास तौर पर 5 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 5 रेखाएं हैं। उन 5 रेखाओं को आप वृत्त भी कह सकते हैं क्योंकि अक्षांश जो है वो वृत्त के रूप में होते हैं, जबकि देशांतर वृत्त के रूप में नहीं होते हैं। अक्षांशी वृत्त कहलाते हैं जबकि देशांतर अर्धवृत्त के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात एक अक्षांश पूरे सर्कल पर आता है, अर्थात एक अक्षांश पूरे जो है इस ग्लोब पर आएगा। तो इसी प्रकार ये 5 बृहद वृत्त बने हैं, 5 बड़े वृत्त बने हैं जिनमें जो है ये 0 डिग्री है और उसके बाद ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे ये मकर रेखा है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे देखेंगे अंटार्कटिका रेखा या वृत्त है। तो इनको आप रेखा भी कह सकते हैं क्योंकि सामने आप देखेंगे तो ये रेखा के रूप में है, जबकि आप ग्लोब पर इसको देखेंगे तो ग्लोब के चारों सतह पर है ये। अर्थात इस तरीके से आप पूर्व से पश्चिम की ओर पूरे सर्किल पर ये आती है, तो इसलिए जो है ये वृत्त के रूप में है। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे थे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कहा जाता था? पृथ्वी को जियाड आकार कहा जाता था। और जियाड आकार का मतलब होता है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार में नहीं है, यह ऊपर से और नीचे से चिपटी हुई है, हल्का सा चिपटे हुए। का कारण क्या है कि इन जो 5 बृहद वृत्त हैं, इन बृहद वृत्तों में सबसे बड़ा है 0 डिग्री, जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में विभाजित करता है। तो जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री की जो लंबाई की बात कर लेते हैं, 0 डिग्री की लंबाई की बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं में, तो लंबाई की बात कर ले तो जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है। भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वो 40,077 किलोमीटर है। कितना है? 40,077 किलोमीटर है। जबकि इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर है। किसका व्यास? भूमध्य रेखीय व्यास। यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात कर ले, लंबाई लिख दें 40,077 किलोमीटर प्लस व्यास इसमें जो है, जो इसका व्यास निकल करके आएगा वो 12,756 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब लंबाई 40,077 किलोमीटर, व्यास 12,756 किलोमीटर है। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात वो है मित्रों, उसको ध्यान रखिएगा कि इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। फिर से ध्यान दीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, जबकि आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिका रेखा इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो कहने का मतलब कि 5 बृहद वृत्त हैं। इन 5 बृहद वृत्तों में से सबसे बड़ा वृत्त जो है वो 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहलाती है। बाकी आप कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों रेखाओं की लंबाई ये बराबर है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा और दक्षिणी गोलार्ध की अंटार्कटिका रेखा, ये दोनों आपस में इनकी लंबाई बराबर है। देखिए मित्रों, इसके अलावा और भी क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए प्रश्न की बात जब करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अब ये जो 23.5 डिग्री है और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री है, यहाँ पर 66.5 डिग्री है, यहाँ पर भी 66.5 डिग्री है। समझने लायक बात यह है कि आखिरकार ये 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा क्यों कहा गया, 23.5 डिग्री को ही मकर रेखा क्यों कहा गया दक्षिणी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा क्यों कहा गया, जबकि 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका रेखा या वृत्त क्यों कहा गया? इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है?
तो साथियों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी किताब को आप देखेंगे, जब बहुत डीपली आप अध्ययन करेंगे तब जा करके इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर पाएंगे, तभी इन सब का मतलब ही समझ में आएगा। अन्यथा आप ओरल रूप से ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ें बेसिक रूप से आप उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, ये तो पड़ जाते हैं कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन सेम जितनी लंबाई इनकी है, चाहे कर्क रेखा चाहे आर्कटिक रेखा, उतनी लंबाई मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा की लंबाई आपस में बराबर है, जबकि आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिका रेखा इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। एक बार फिर हम आपसे बता दें, अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं कहते हैं या वृत्तों की लंबाई असमान होती है। कैसी होती मित्रों, असमान होती है। जैसे आप देखेंगे 0 डिग्री ऊपर जाएंगे तो इससे छोटी, ऊपर जाएंगे तो इससे छोटी, ऊपर जाएंगे तो इससे छोटी, उसे जाते जाते जो है बिल्कुल पोल्स पर पहुंचेंगे तो ये एक बिंदु के रूप में दिखाई पड़ेगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि कभी भी प्रश्न, देखिए प्रश्न बनने की जो प्रकृति होगी तो वो इस प्रकार होगी कि क्या जो है देशांतरी रेखाओं ये अर्धवृत्त के रूप में होती हैं, अक्षांश रेखाएं ये जो है अर्धवृत्त के रूप में होती हैं, अक्षांश रेखाएं आपस में समान होती हैं, देशांतर रेखाएं आपस में समान होते। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं या कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आ सकते हैं। कर्क और मकर रेखा की लंबाई बराबर है, आर्कटिक और अंटार्कटिका रेखा की लंबाई बराबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? A + B दोनों यहाँ पर सही होंगे। तो देखिए ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो जो है असमान है। सबसे बड़ी जो रेखा या वृत्त है वो है 0 डिग्री या विषुवत रेखा। अब देखिए मित्रों, इसको विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? विषुवत रेखा कहने का इसका अपना एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो है देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य जो है वो सीधा कहाँ पर चमकता है? देखिए हम ये सूर्य बना रहे हैं, तो ये सूर्य जो है वो सीधा कहाँ पर चमकता है? सूर्य की सीधी रोशनी विषुवत रेखा पर आती है। कहाँ पर आती है? विषुवत रेखा पर आती है। तो जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, अर्थात 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होती है, वो कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। तो इसलिए इस विषुवत को जो है, जो दिन रात बराबर होते हैं उसको कहते हैं, उस घटना को कहते हैं विषु। तो विषु के नाते इस रेखा को विषुवत कहा गया है। इसका इंग्लिश जो है वर्जन वो इक्वेटर है, 0 डिग्री है, इसलिए कि यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनता है, न 1 डिग्री का, न 2 डिग्री का, न 90 डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनता है। इसको अगर हम मान लें ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 डिग्री का कोण है, ऊपर देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण है। तो 0 डिग्री के कारण इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य का मतलब होता है, भू का मतलब होता है पृथ्वी, मध्य का मतलब होता है बीच में, अर्थात पृथ्वी के बीच में है, इसलिए इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, और बिल्कुल जब बीचों बीच सूर्य का प्रकाश पड़ेगा अर्थात वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तापमान बहुत ज़्यादा होगा। जब गर्मी होगी, तापमान बहुत ज़्यादा होगा कि वहाँ की गर्म वायु, कहाँ की गर्म वायु? विषुवत रेखा की वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी, और जब ऊपर की ओर उठेगी अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मान के चलते हैं कि पहले यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तीव्र गति से नहीं आ रहा था और वायु जो है ठंडी होकर के नीचे रही, और लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, हमेशा सीधा पड़ता है, यहाँ पर परछाई जो है हमेशा छोटी बनती है, बिल्कुल छोटी बनती है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा आता है, तो यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाता है, जिसे कहते हैं लो प्रेशर का बेल्ट।
क्या कहा जाता है, लो प्रेशर का बेल्ट। और लो प्रेशर का जो बेल्ट बनता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बनता है। अर्थात 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में ये बनता है। कैसा प्रेशर, लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, अर्थात निम्न वायुदाब का बेल्ट बनता है। जब निम्न वायुदाब का बेल्ट बनता है तो यहाँ पर हवाओं में नैसर्गिक गुण होता है, एक प्राकृतिक गुण होता है कि हवाएं सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। क्यों चलती हैं, इसके पीछे कारण भी है। जहां पर हवा ज्यादा रहेगी वहां की हवा, जहां पर हवा कम रहेगी बहुत तेजी के साथ वह हवा स्थान को बराबर करने के लिए बहुत तीव्र गति के साथ जहां पर वायु कम है वहां पर जाएगी। जैसे आप गुब्बारा ले लीजिए और गुब्बारे में खूब हवा भर दीजिए, गुब्बारे में हवा ज्यादा है जबकि वायुमंडल में या बाहर आप बात करें गुब्बारे के तो वहां पर वायु कम है। गुब्बारे का मुंह जैसे ही आप खोलेंगे गुब्बारे से हवा तुरंत बाहर निकलती है, न कि बाहर की हवा गुब्बारे में घुसती। क्यों, क्योंकि गुब्बारे की अपेक्षा बाहर हवा कम है। अर्थात बाहर लो प्रेशर का बेल्ट है और गुब्बारे में हाई प्रेशर का बेल्ट है, तो इसलिए हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बन गया और लो प्रेशर के बेल्ट बनने के कारण अब हवाएं जो हैं वो जो है 0 डिग्री की तरफ अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ बहुत तीव्र गति के साथ आएंगे और रास्ते में आते हुए जब वो समुद्र के ऊपर से, सागर के ऊपर, महासागर के ऊपर से चलेंगे तो वो हवाएं आर्द्रता लेंगी और आर्द्रता लेकर के ये आएंगी 0 डिग्री पर और 0 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्रों में ये मूसलाधार बारिश करेंगी। लगभग मित्रों यहाँ पर जो है 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। कितनी वर्षा, 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमेशा वर्षा तो नहीं होती है, लेकिन जो है यहाँ पर जब भी वर्षा होती है तो मूसलाधार वर्षा होती है। जब तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, सूर्य का प्रकाश भी अधिक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैव विविधता भी सर्वाधिक रूप में पाई जाएगी। अब ये जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के लिए हम अलग से टॉपिक लेकर के आएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर इतना समझ लीजिए कि जीवों में विविधता, अनेकों प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाएंगे। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा होगा, वो होगा विषुवत रेखीय क्षेत्र होगा। मित्रों कौन सा होगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र होगा। जब तापमान अधिक है, उष्णता अधिक है, सूर्य का प्रकाश अधिक है, जैव विविधता अधिक है, तो यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ रही है। इसलिए जब अगर गर्मी अधिक पड़ रही है तो इस क्षेत्र को कहते हैं क्या, उष्ण। और हमने पहले भी बताया था कि 2 अक्षांशों के मध्य वाले स्थान को क्या कहा जाता है, कटिबंध। तो ये कैसा क्षेत्र हो गया, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कैसा क्षेत्र हो गया मित्रों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बात आती है कर्क रेखा। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तिरछा पड़ता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तिरछा पड़ता है और जितना तिरछा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और उतना तिरछा ही वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर मानते हैं सूर्य यहाँ पर बिल्कुल जो है विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत चमक रहा है तो सूर्य कुछ समय के लिए उत्तरायण होता है और उसके बाद धीरे धीरे फिर दक्षिणायन होता है, मकर रेखा तक पहुँचता है और पुनः मकर रेखा से भूमध्य रेखा, फिर भूमध्य रेखा से कर्क रेखा। कहने का मतलब जो सूर्य का मूवमेंट है वो सूर्य का मूवमेंट मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, अर्थात यहाँ पर कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, इसी के बीच में ये जो है हमेशा सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इस कर्क रेखा के ना तो उत्तर में जाता है सूर्य, ना ही मकर रेखा के ये दक्षिण में जाता है। इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ लें, जिसके कारण ये एक पॉइंट बनता है, एक ऐसा कोण बनता है 23.5 डिग्री पर जिसके पार जो है सूर्य नहीं जा पाता और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर इससे पार जो है सूर्य नहीं जा पाता। इसलिए इस दोनों पॉइंटों को
अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए कि 23.5 डिग्री ही निर्धारित किया गया कर्क रेखा और 23.5 डिग्री ही निर्धारित किया गया दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश देखिए बिल्कुल तिरछा होता चला जाता है और तिरछे होते होते उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे आर्कटिक रेखा 66.5। अब 66.5 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल तिरछा पड़ता है और बिल्कुल तिरछा पड़ने के कारण एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा कोणात्मक स्थान है जिसको कहा जाता है 66.5 डिग्री। उस 66.5 डिग्री को जो है आर्कटिक रेखा कहा गया है। क्यों आर्कटिक रेखा कहा गया? क्योंकि ये आर्कटिक महासागर से यह रेखा गुजरती है, इसलिए जो है इसको आर्कटिक रेखा कहा गया है और यहाँ पर 66.5 डिग्री का कोण बनता है। उसी प्रकार जो है दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री के कोण पर जो एंगल बनता है, जो यहाँ पर रेखा गुजर रही है, उस रेखा को कहते हैं अंटार्कटिका रेखा या वृत्त। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के गुजरने के कारण इसको अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। और इसका जो पॉइंट बनता है, जो कोणात्मक स्थान बनता है, वो 66.5 डिग्री है। उसके बाद यहाँ से देखिए 0 से लेकर के आप आएंगे तो यहाँ पर आएंगे 90 डिग्री और ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर भी कैसे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो 20 वाला क्षेत्र जो है मित्रों, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जब ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है तो इससे ऊपर आप जाएंगे, अर्थात यहाँ पर ध्रुवों पर देखेंगे बिल्कुल तिरछा प्रकाश पड़ रहा है, ना के बराबर प्रकाश पड़ता है। इसलिए अगर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रकाश आता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने के लिए दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने के लिए रात होती है। तो अब देखिए जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर या निम्न अक्षांश से, अर्थात 0 डिग्री है तो यह छोटा अक्षांश है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब देखिए ये उष्णकटिबंधीय है, हम निम्न अक्षांश से या विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध या पोल्स की तरफ चल रहे हैं, पोल्स पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पर बर्फ जमी है। और यहाँ पर जब बर्फ जमी है तो कहने का मतलब है कि ये वाला क्षेत्र कैसा होगा? वो ठंडा क्षेत्र होगा। तो हम उष्णकटिबंध से, अर्थात जहाँ पर उष्णता अधिक है, गर्मी अधिक है, उस स्थान से हम प्रस्थान कर रहे हैं। अब कहाँ पर? पोल्स की ओर, ध्रुवों की ओर चल रहे हैं। और 66.5 डिग्री को जैसे ही हमने क्रॉस किया तो वैसे जो है आपसे पूछ रहे हैं कि तापमान में कमी आएगी। बिल्कुल तापमान में कमी आएगी। यहाँ उष्णकटिबंध है तो इससे कम तापमान रहेगा, तो यहाँ पर कैसा होगा? उप उष्ण होगा। अर्थात जब उप उष्ण होगा तो इसको कहते हैं उपधन उष्ण बराबर उपोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंध। तो ये वाला क्षेत्र कैसा हो गया? उपोष्ण कटिबंध। लेकिन ये जो कटिबंध है, ये वाला जो कटिबंध है, यहाँ तो बिल्कुल बर्फ जमी है, तो इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। लेकिन जब मित्रों शीत कटिबंध से आप कहाँ पर? विषुवत रेखा की तरफ चलेंगे, भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, अर्थात उच्च अक्षांश से आप निम्न अक्षांश की ओर प्रस्थान करेंगे, तो यहाँ पर कैसा है? शीत है। लेकिन यहाँ पर जब पहुँचते पहुँचते शीत तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उष्णता भी आ जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? शीत प्लस उष्ण। तो इसको कहते हैं शीतोष्ण। ये कौन सा जो है कटिबंध बना मित्रों? ये शीतोष्ण बना। अर्थात 23.5 से लेकर 66.5 के मध्य कौन सा हो गया? उपोष्ण और शीतोष्ण। 4 यहाँ पर कटिबंध बन रहे हैं। वो जो कटिबंध है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। देखिए 23.5 से 66.5 के बीच नीचे वाला जो पार्ट है उसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, जबकि ऊपर वाला जो है उसको शीतोष्ण। फिर भी इसमें जो अंतर करना हो तो 45 डिग्री, अर्थात 23.5 से 66.5 के मध्य 45 डिग्री के नीचे उपोष्ण और उसके ऊपर 66.5 तक शीतोष्ण। कभी कभी उपोष्ण को शीतोष्ण लिख दिया जाता है और शीतोष्ण को केवल उपोष्ण लिख दिया जाता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आपको अगर अलग करना है, डिफेंस करना है कि इनमें क्या अंतर है, तो आप
45 डिग्री के ऊपर और नीचे में उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध को देख सकते हैं। तो मित्रों ये जो 4 क्षेत्र बन रहे हैं उन 4 क्षेत्रों में आपसे बात कर ले, इन 4 क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो क्षेत्र बन रहा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन रहा है। यहाँ से जो प्रश्न आने की संभावना है वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि जो अक्षांश रेखा है वो तापमान को निर्धारित करती है, वो जलवायु को निर्धारित करती है, तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो प्रश्न यहां पर बनता है कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तब आपको समझ में आना चाहिए कि जो भारत की जलवायु है वो भारत की जलवायु की बात कर लें तो भारत कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र आप पढ़ रहा है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जहां पर जो है ये भारत अपना है और जब भारत यहाँ पर है तो कहने का मतलब ये है कि भारत यहाँ पर है, भारत उष्ण कटिबंध में भी आ रहा है। उष्ण कटिबंध में अगर भारत की जो अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट अर्थात कन्याकुमारी जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु नहीं है, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार में दक्षिणतम बिंदु है और दक्षिणतम बिंदु जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट है। मित्रों जब भारत के दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, दक्षिणी यानी कि दक्षिणी में उत्तम, तो आएगा आपका कौन सा, वो आएगा आपका पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये 6 डिग्री 45 मिनट पर है। कहाँ पर? 6 डिग्री 45 मिनट। हमने पहले बता दिया था कि जो कोण बनते हैं वो डिग्री, मिनट और सेकंड में प्रेजेंट करते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के और एक जो ये मिनट है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड का होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड का। ये इसका जो है कोण मापने की इकाई है डिग्री, मिनट और सेकंड। सबसे बड़ा डिग्री है, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। बड़े स्थान को मापने के लिए डिग्री का, उससे छोटे को मिनट को, और अत्यंत जब सूक्ष्म स्थान को दिखाना होता है तो सेकंड का प्रयोग करते हैं। जब आपसे पूछा गया भारत की जलवायु कैसी है तो आप देखेंगे कि भारत उष्ण कटिबंध में भी है और उसके बाद उपोष्ण कटिबंध में भी है, क्योंकि यहाँ पर उपोष्ण था। तो भारत की जो जलवायु होगी मित्रों वह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय होगी। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। अब इसी को आप जो है दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। थोड़ा सा परेशानी होगा कि ये कैसे हो सकता है। देखिए जब भारत में जब सूर्य यहाँ पर उत्तरायण होता है तो पूरे भारत में गर्मी पड़ती है, सिवाय जम्मू कश्मीर या लद्दाख को थोड़े भागों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 95% भाग में यहाँ पर जो है भारत में गर्मी पड़ती है। और जो गर्मी पड़ती है तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जब मानसून आता है तो मानसून के कारण जब शीत ऋतु आता है तो शीत ऋतु जब आता है तब लगभग पूरे उत्तर भारत में जो है कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। तो जिसके कारण कहा जाता है कि भारत में तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ यह मानसूनी जलवायु है। मानसून के कारण इसमें जो है जो उष्ण एवं उपोष्णता है, ये उपोष्णता जो है मानसून के कारण आती है, ना कि ये नैसर्गिक रूप से है। इस बात को आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो मित्रों ये जो है आपके हो गए अक्षांश रेखाएं। इन अक्षांश रेखाओं में आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि इनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सिंपल सा प्रश्न है, 8 राज्यों से। लेकिन इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न पूछा जाता है इनमें कर्क रेखा और विषुवत रेखा या 0 डिग्री और मकर रेखा। जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा 18 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से होकर के? 18 देशों से होकर के गुजरती है। जबकि विषुवत रेखा ये 13 देशों से होकर के गुजरती है। जबकि मकर रेखा यह 12 देशों से होकर के गुजरती है।
ठीक है मित्रों, इस बात 18, 13, 12 को याद रखिएगा। 18 देशों से कर्क रेखा, जबकि 13 देशों से विषुवत रेखा और 12 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। और इकलौता ऐसा जो है महाद्वीप है वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे जो है वो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी? तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर बात किया जाए कर्क रेखा, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी जिसका उद्गम जो है वो जो है मध्य प्रदेश में होता है, अंत में जाकर के कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिर जाती है। तो कहने का मतलब है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और माही नदी जो कि भारत की एक प्रचलित नदी है, और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद देखिए आगे जो है कि ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती? कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को कांगो नदी जो है 2 बार काटती है, जबकि जो है मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है वो 2 बार काटती है। तो मित्रों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि 2-3 भागों में जाकर के हम जो है ग्लोब को जो है ये पूरा करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो देखने में भी आसानी होगी, और कैपेसिटी जो मोबाइल की होती है, कैमरे की होती है, वो कम होती है, तो आपको भी असुविधा ना हो और हमें भी असुविधा ना हो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।